नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। क्षेत्र पंचायत का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने सीखा था कि क्षेत्र पंचायत का गठन कैसे होता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, बीडीसी का चुनाव कैसे होता है, शपथ कौन दिलवाता है, त्यागपत्र कहाँ देता है और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कैसे हटाया जा सकता है। तो अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आज दूसरा भाग में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और बीडीसी के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि क्षेत्र पंचायत की मीटिंग कब कब होती है। ठीक है, तो देखिए मीटिंग जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक 2 महीने में कम से कम एक बार जरूर होगी और यह बैठक ब्लॉक प्रमुख बुलवाएगा और बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख करेगा। तो 2 महीने में एक बार मीटिंग बुलाई जाएगी और अगर 2 महीने में एक बार हो चुकी है और मीटिंग की जरूरत है तो उसके लिए जितने भी बीडीसी के सदस्य हैं यानी कि क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, उनमें से अगर 20% लोग यानी 1/5 भाग लोग चाहेंगे कि मीटिंग हो, किसी मैटर पर बैठक हो, तो बैठक हो जाएगी। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख करेंगे। अगर ब्लॉक प्रमुख नहीं है तो सीनियर उप ब्लॉक प्रमुख करेंगे और अगर सीनियर उप ब्लॉक प्रमुख भी नहीं है तो जूनियर उप ब्लॉक प्रमुख करेंगे। अब बात करते हैं कि क्षेत्र पंचायत की निधि यानी कि धन कहां आता है। तो इसके लिए एक संयुक्त खाता होता है। संयुक्त खाते में ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ दोनों का नाम होता है। तो जो भी निधि विकास कार्यों के लिए निकाली जाती है उसके लिए ब्लॉक प्रमुख का भी हस्ताक्षर होना चाहिए और बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का भी हस्ताक्षर होना चाहिए। जैसे ग्राम पंचायत की निधि के लिए पैसा निकालने के लिए ग्राम प्रधान का सिग्नेचर होता है और बीडीओ का होता है, ठीक उसी तरह से ब्लॉक में भी है। अब क्षेत्र पंचायत के जो आय के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं, क्योंकि जो क्षेत्र पंचायत का आय होगा, निधि प्राप्त होगी, उसी से वो कार्य करेगा। तो कार्य क्या है अभी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं आय के स्रोत। तो देखिए आय के स्रोत में सबसे बड़ा स्रोत है अनुदान, सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान में आप समझते हैं केंद्र सरकार भी अनुदान देती है और राज्य सरकार भी। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी कार्य के लिए पैसा देती है तो उसे अनुदान ही बोला जाता है, तो केंद्र का और राज्य का। तो ये सबसे बड़ा स्रोत होता है क्षेत्र पंचायत की आय का। वास्तव में आय का मतलब होता है कि कहीं आप इन्वेस्ट किए हो, उससे मिलता हो, उसे आय कहते हैं। तो इसके लिए एक अलग से व्यवस्था है कर के रूप में, यानी कि क्षेत्र पंचायत को कर भी लगाने का अधिकार है। वो कर कैसा होगा, जैसे मान लीजिए कि क्षेत्र पंचायत अपने निजी खर्चे से अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र के किसी भी हिस्से में मान लीजिए कि जल प्रबंधन की व्यवस्था कर दिया, तो उसे जल टैक्स लगाने का अधिकार है, जल कर। और अगर मान लीजिए कहीं अपने खर्चे से बिजली की व्यवस्था करवा दिया, खंभा गड़वा दिया, लाइट लगवा दिया, तार खिंचवा दिया, तो उसके लिए भी वो टैक्स ले सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार अगर चाहती है तो भी क्षेत्र पंचायत टैक्स ले सकती है। इसके लिए उसे अलग से विभाग बताना पड़ेगा कि आपको यहां पर टैक्स लेना पड़ेगा, आप यहां पे टैक्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए क्षेत्र पंचायत कोई कंस्ट्रक्शन कर देती है, कोई निर्माण कर देती है और उससे आय होता है, तो वह भी उसका एक साधन है, लेकिन मुख्य रूप से अनुदान से ही क्षेत्र पंचायत का कार्य होता है। अब बात कर लें बजट की। क्षेत्र पंचायत का बजट कैसे तैयार होता है। जैसे ग्राम पंचायत का बजट तैयार होता है, ठीक उसी तरह से क्षेत्र पंचायत का भी होता है। इसके लिए भी 6 समितियां हैं। वही समितियां जो ग्राम पंचायत के लिए हैं, ठीक वही समितियां यहां भी हैं। वे समितियां बजट बनाती हैं, यानी कि अपने क्षेत्र पंचायत में जो भी विकास कार्य करना है उसके लिए एक मसौदा तैयार करती हैं मीटिंग में, और जब बजट बन जाता है तो 5 दिनों के भीतर जिला पंचायत के पास भेजा जाता है। ठीक है, तो जब जिला पंचायत के पास जाता है तो जिला पंचायत में भी समितियां होती हैं, ठीक जैसे ग्राम पंचायत में, जैसे क्षेत्र पंचायत में, वैसे ही जिला पंचायत में। तो जो जिला पंचायत की नियोजन समिति होती है वो इस बजट की समीक्षा करती है और उसमें क्या संशोधन हो सकता है उसकी सिफारिशों के साथ फिर से
क्षेत्र पंचायत को लौटा दिया जाता है। तो जब क्षेत्र पंचायत के पास आता है तो फिर से क्षेत्र पंचायत एक बार फिर से उसकी निगरानी करती है और जो संशोधन करके भेजा है नियोजन समिति, जिला पंचायत की नियोजन समिति ने, उस संशोधन के हिसाब से बजट को फिर से पारित करवाया जाता है और फिर उसे राज्य स्तर पर भेजा जाता है और जहां से बजट पास होता है और पूरा काम होता है। देखिए हमने लिखा है ब्लॉक प्रमुख के कार्य एवं बीडीसी के कार्य। तो पहले समझते हैं ब्लॉक प्रमुख के कार्य। ब्लॉक प्रमुख का मुख्य कार्य होता है कि उसके ब्लॉक के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत हैं उन ग्राम पंचायतों के लिए धन आवंटित कराना, क्योंकि जो भी धन ग्राम पंचायतों के लिए भेजा जाता है राज्य से, तो वो राज्य से जब भेजा जाता है कोई भी धन, तो वो सबसे पहले पंचायत राज विभाग के पास पहुंचता है, पंचायत राज मंत्रालय के पास पहुंचता है, फिर वहां से जिले में आता है। तो जिले में कहां आएगा? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे बड़ी इकाई जिला पंचायत। तो पंचायती राज विभाग धन किसको आवंटित कराता है? जिला पंचायत को। अब जिला पंचायत का मतलब, जिला पंचायत का हेड कौन होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष। तो जिला पंचायत अध्यक्ष फिर उस धन को अपने जिले में जितने भी क्षेत्र पंचायत हैं, ब्लॉक हैं, उन ब्लॉकों को किस हिसाब से देना है, किस अनुपात में देना है, ये निर्धारित करता है और निर्धारित किए गए धन को या निधि को क्षेत्र पंचायत के पास भेजता है। तो जिला पंचायत के बाद कहां आता है? क्षेत्र पंचायत के पास। अब क्षेत्र पंचायत का मतलब वही ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष, फिर वो निर्धारित करता है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायतों में किस अनुपात में धन को देना है, फिर वो निर्धारित करता है और फिर ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम प्रधान के खाते में भेज दिया जाता है। तो ब्लॉक प्रमुख के कार्य क्या है? वित्तीय प्रशासन पर नजर रखना और अपने क्षेत्र के हर ग्राम पंचायतों को धन आवंटित कराना जो जिला पंचायत से भेजा गया है, और 2 महीने में जो एक बार मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता करना, मीटिंग बुलवाना और जो भी निर्णय होगा उसको अंतिम रूप से सत्यापित करना। अब इसी तरह से अगर बीडीसी के कार्यों की अगर बात की जाए तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य, तो जो एक्ट में लिखा गया है उसके आधार पर अगर हम आपको बताएं तो आपको बहुत हंसी आएगी, क्योंकि बहुत अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में व्यवहारिक रूप में कोई भी ये अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ग्राम पंचायत सदस्य अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसमें बहुत कमियां हैं, उसके बहुत कारण हैं। एक तो उनको खुद अपने अधिकार नहीं पता है, दूसरे ग्राम प्रधान नहीं चाहता कि उनको अधिकार पता हो, और सरकार भी नहीं चाहती, क्योंकि सरकार को इससे काफी फायदा है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ठीक वही समस्या यहां भी है। व्यवहारिक रूप में इनका मुख्य कार्य सिर्फ एक है जो किसी से छिपा नहीं है, वो ये है कि जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है तो बीडीसी ही ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। बीडीसी में ही से 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ेंगे और बीडीसी के ही सदस्य ब्लॉक प्रमुख को वोट देंगे। तो बीडीसी ही ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो मुख्य काम इनका केवल यही है। चुनाव करने के बाद व्यवहारिक रूप में इनका कोई काम नहीं है। लेकिन एक्ट में क्या लिखा है कि अगर नरेगा में भी उस क्षेत्र में जितने भी काम हो रहे हैं तो उन कामों का 25% बीडीसी करेंगे, जितने भी और काम हो रहे हैं अदर, उसका लगभग 20 से 25% क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को सौंपा जाएगा, उनकी निगरानी में होंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। जिस गांव के लिए निधि आई है उस गांव का प्रधान ही निश्चित करता है, पूरा देखता है, वही पूरा एक ठेकेदार होता है, सब कुछ वही करता है। और उसके बाद डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ग्राम प्रधान का किससे होता है? क्षेत्र पंचायत के ब्लॉक प्रमुख से। तो ब्लॉक प्रमुख ही धन आवंटित कराता है सीधे ग्राम प्रधान के पास और ग्राम प्रधान अपना काम करवाता है। बीच में बीडीसी का कोई व्यवहारिक रूप में काम नहीं। अब सबसे अंत में बात करते हैं कि क्षेत्र पंचायत का जिला पंचायत के साथ और निचले स्तर पर ग्राम पंचायत के साथ संबंध कैसा है। तो तीनों का आपस में संबंध समझते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत का जो भी कार्य होगा उसकी समीक्षा क्षेत्र पंचायत करती है
और क्षेत्र पंचायत के कार्यों की समीक्षा जिला पंचायत करती है। तो ये इस तरह से संबंध है पहला। दूसरी बात कि ग्राम पंचायत जो भी बजट पेश करती है, जो भी योजना बनाती है, वो योजना ब्लॉक में जाती है। तो ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के निगरानी में जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं उनकी बैठक होती है और जो ग्राम पंचायत से बजट भेजा गया है उस पर बहस होती है, उसकी समीक्षा होती है और अगर उसमें कोई अशुद्धियां हैं, कोई कमी है तो उसमें सुधार होता है और सुधारने के बाद उसे फिर ऊपर जिला पंचायत के पास भेजा जाता है और जहां जिला पंचायत की नियोजन समिति उसकी समीक्षा करके फिर वापस करती है। तो ये प्रोसेस होता है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि दो ग्राम पंचायतें हैं, जैसे एक ग्राम पंचायत ए है, एक ग्राम पंचायत बी है, एक ग्राम पंचायत सी है। तो अगर एक ग्राम पंचायत के लिए कोई काम होना है, जैसे मान लीजिए कि नाली बनना है और यह नाली केवल ए गांव के लिए ही है, तो इसका जिम्मेदार इस गांव का प्रधान होगा। वो अपने हिसाब से इस पूरे गांव में जहां जहां नाली बननी है, जिस मोहल्ले में बननी है, वो करवाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही नाली इस गांव और इस गांव दोनों में टच होनी है, यानी कि आधा काम इस गांव में होगा, आधा काम इस गांव में होगा एक ही बजट से, तब इसके लिए न इस गांव का प्रधान मालिक है, न इस गांव का प्रधान मालिक है, बल्कि क्षेत्र पंचायत मालिक है, यानी कि ब्लॉक प्रमुख के अंडर में ये काम होगा। तो जब एक से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए कोई कार्य होना है तो वह क्षेत्र पंचायत करवाती है, न कि ग्राम पंचायत। और अगर ग्राम पंचायत की कोई बैठक हो रही है मान लीजिए, तो उस बैठक में क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, बहस कर सकते हैं। लेकिन जब कोई बात के लिए मत होगा, यानी कि वोटिंग होगी, तो उस वोटिंग में वो वोट नहीं कर सकते, केवल मौखिक रूप से सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं। इसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत के जो प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख, वो भी जिला पंचायत के नामित सदस्य होते हैं, लेकिन जिला पंचायत की बैठक में वो वोट नहीं कर सकते, केवल बहस में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आपने देखा कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत का आपस में किस प्रकार से कनेक्शन है। तो कुल मिला के वीडियो के आखिर में अगर हम आपको सार बताएं कि हमने आपको क्या समझाया, तो 1 मिनट में बात क्लियर हो जाएगी कि आपको हमने क्या समझाया। देखिए, जब भी राज्य सरकार कोई भी योजना के लिए धन आवंटित करती है, तो राज्य सरकार सबसे पहले पंचायती राज विभाग को, यानी कि पंचायत विभाग को वो धन आवंटित कराती है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि हर राज्य में एक ही पंचायत विभाग होगी, दो तो होंगे नहीं, तो राज्य सरकार पंचायत विभाग को सौंपेगी। अब पंचायत विभाग उसे क्या करेगा, जिले में भेजेगा, यानी कि जिला पंचायत के पास भेजेगा। तो अगर 50 जिले हैं तो 50 जिले में, 40 जिले हैं तो 40 जिले में, जितने जिले हैं जिला पंचायत के पास भेजेगा। और जिला पंचायत फिर क्या करेगा, वो ब्लॉक में भेजेगा, यानी कि खंड में भेजेगा। जितने ब्लॉक होंगे वो निर्धारित करेगा कि किस अनुपात में भेजना है, और फिर लास्ट में ब्लॉक निर्धारित करेंगे अपनी ग्राम पंचायतों का कि हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उसमें हम किस प्रकार से भेजें। तो ये इस तरह से धन आता है, सीधे यहां से यहां नहीं आता, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और यहां पर जो भी योजना बनती है वो यहां जाती है, यहां के बाद यहां जाती है, तब उसके बाद फिर यहां से पंचायती राज मंत्रालय के पास जाती है। पंचायती राज विभाग जो होता है मंत्रालय, राज्य सरकार से सिफारिश करता है और वो धन आवंटित कराता है। अगर योजना केंद्र की है, जैसे मनरेगा है, तो जाहिर सी बात है कि राज्य और केंद्र दोनों उसमें शामिल होते हैं, तो राज्य और केंद्र दोनों धन मुहैया करवाएंगे। प्रधानमंत्री आवास के लिए है तो वो केंद्र की योजना है तो केंद्र धन देगा। तो जो योजना जिस राज्य की है, मतलब जिस सरकार की है, वो सरकार धन को मुहैया करवाएगा। तो आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, जिला पंचायत का चुनाव कैसे होता है पूरा डिटेल में हम समझेंगे, उनके कार्यों को समझेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष को देखेंगे और जिला पंचायत के सदस्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।